हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। इसका जो पहला पार्ट है थ्योरेटिकल वाला वो आपका ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है। इस सेमेस्टर में जो है हमको सिर्फ इसका एप्लीकेशन चेक करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा होता है हमारे दिमाग में कि क्वांटम केमिस्ट्री क्यों आती है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसका जो आंसर है, आप लोग ऑलरेडी बचपन से कुछ जोक्स सुनते आए हो, हाथी और चींटी वाले जोक्स। अब इसका क्या रिलेशन है देखते हैं। देखिए, चींटी बोल रही है आई एम क्वांटम मैकेनिक्स और हाथी बोल रहा है आई एम क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हाथी के लिए जो लॉज अप्लीकेबल होते हैं वो चींटी के लिए अप्लीकेबल नहीं होते फिजिक्स के। फॉर एग्जांपल, अगर चींटी को 10th फ्लोर से नीचे गिराते हो तो उसको ना ही फ्रैक्चर होगा ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सेम हाथी को फर्स्ट फ्लोर से गिराते हो, यानी बहुत कम हाइट से भी गिराते हो, तो भी वो जिंदगी भर चलने लायक नहीं बचेगा। इसका मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो छोटे साइज के पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है और क्लासिकल मैकेनिक्स ये बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मदद से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक आती है कि एक एटम दूसरे एटम से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा दूर होता है, बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होती है, और दूसरी बात, ऐसा होने के बावजूद वो एटम जो है वो एक प्रकार से अलग स्टेट दिखाते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में भी सेम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो बीच में खाली गैप होने के बाद बावजूद भी उनके ऊपर ग्रेविटी का कुछ भी असर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स ने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। द एंटायर क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन 5 बेसिक पोस्टुलेट्स। अब ये कौन से पोस्टुलेट्स है देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए, फॉर एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम अ फंक्शन साई कैन बी रिटन। देखिए, अगर सिस्टम की इंडिपेंडेंट स्टेट हमको समझाना है या फिर बताना है, तो उस सिस्टम की स्टेट के लिए हम लोग एक फंक्शन साई राइट आउट करते हैं। तो साई का फायदा क्या है? साई जो है आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। इसका मतलब आपको बाकी कुछ डिटेल बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ साई बता दिया तो भी आप पूरे सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो। अभी साई कैसा होना चाहिए? देखिए, साई क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होगा, कंटिन्यूस होगा और फाइनाइट थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा। अभी इसका मीनिंग देखते हैं। सिंगल वैल्यूड का मतलब, अगर आप साई को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में किसी क्लासरूम में बैठे हो तो आपको ढूंढने की अगर कोशिश की जाए तो आप सिर्फ एक ही बार दिखोगे, ना कि 2-3 बार। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल वैल्यूड। अगर 2-3 बार दिखते हो तो उसको सिंगल वैल्यूड नहीं बोलेंगे, उसको भूत बोलेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस का मीनिंग देखते हैं। अगर हमारे घर में आप कपड़े सुखाने वाली डोरी देखते हो, रस्सी देखते हो, तो वो एक जगह बंधी होगी, दूसरी जगह बंधी होगी, बीच में आपको कंटिन्यूसली वो डोरी दिखती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। वहां पे वो बीच में कहीं गायब नहीं होती। और फाइनाइट का मतलब साई की जो वैल्यू है वो लिमिटेड हो जाएगी, वो इनफाइनाइट नहीं रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो हाइट है वो पर्टिकुलर एज के बाद स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो स्टॉप नहीं होती तो हमारे दादाजी को हमको ऐसे आसमान की तरफ देखना पड़ता। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड देखिए, टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन से मैकेनिक्स में? क्लासिकल मैकेनिक्स में। फॉर एग्जांपल, जो चीजें हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, इनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर कर सकते हैं। इनके लिए देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। देखिए, इन चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर दिए गए हैं जो साई के ऊपर ऑपरेट होने के बाद हमको ये वैल्यूज देंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो चीजें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर कर सकते हैं वो चीजें हमको क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट करनी है, साई यूज करके और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके। कुछ ऑपरेटर देखिए नीचे। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है पोजीशन का। क्लासिकल वेरिएबल उसका एक्स है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल उसका एक्स कैरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, एक्स कैरेट इज ऑपरेटर नॉट अ वैल्यू। सिमिलरली पी एक्स देखिए, तो ये पी एक्स जो है मोमेंटम की वैल्यू होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन इसका अगर आप ऑपरेटर देखते हो तो हो जाएगा पी एक्स कैरेट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -IH डिवाइडेड बाय 2 पाई डेल एक्स। यहाँ पर आ जाएगा साई।
तो इसका मतलब ये होता है पी एक्स कैरेट इज नॉट अ वैल्यू, इट इज एन ऑपरेटर। ये जो सिर पे टोपी दिख रही है उसको हम लोग कैरेट बोलेंगे। सिमिलरली पी एक्स स्क्वायर और एनर्जी देखिए, अगर ई निकालना है आपको तो ई कैरेट इज इक्वल टू होता है एच कैरेट। एच कैरेट की वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाय डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर एनर्जी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, वही चीजें हमको क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट करनी है ऑपरेटर यूज करके। थर्ड देखिए, इफ साई इज वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। अभी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का मतलब सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस और फाइनाइट एंड ए कैरेट इज अ सुटेबल ऑपरेटर फॉर द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए ए कैरेट अगर किसी चीज के लिए ऑपरेटर है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए, देन द ऑपरेशन ऑन साई बाय द ऑपरेटर ए कैरेट गिव्स साई मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, इट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। इसका मतलब ये होगा, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ए कैरेट हमने सुटेबल ऑपरेटर कंसिडर किया तो इसका हम ऑपरेशन करेंगे साई के ऊपर। साई के ऊपर ऑपरेशन होने के बाद हमको ए कैरेट साई के साथ अगर ऑपरेशन करते हैं तो साई मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है ए कैरेट गायब हो गया, लेकिन साई जो पहले लिया था वो साई तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है ऑफ द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। यही होती है आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। अभी आइगन वैल्यू मतलब क्या, जो चीज हमको मेजर करनी थी वही चीज यहाँ पर हमको दिखी है। दैट इज ए कैरेट साई इज इक्वल टू ए साई। देखिए अभी साई तो वेव फंक्शन हो गया, ए कैरेट समझ लीजिए पोजीशन का ऑपरेटर था। इसका मतलब ए कैरेट पोजीशन नहीं बताएगा, लेकिन ए कैरेट अगर हम लोग साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाइड बाय साई मिलेगा। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज नथिंग बट योर पोजीशन। द ओनली पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेबल आर द आइगन वैल्यूज। देखिए जो पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज रहेगी किसी भी ऑब्जर्वेबल की, यही रहती है आइगन वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइगन वैल्यू इक्वेशन गिवन बाय द इक्वेशन ए कैरेट साई इज इक्वल टू ए साई। अभी ये जो पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज है जो इस इक्वेशन से मिलेगी वही पॉसिबल मेजर्ड वैल्यूज रहेंगी। इफ अ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर मेड, देखिए अगर हम कोई ऑपरेशन या फिर मेजरमेंट मल्टीपल टाइम करते हैं तो उसके हम लोग एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइट्रेशन करते हैं तो 3 रीडिंग्स आएंगे हमको, लेकिन तीनों का हम लोग एवरेज लेंगे। तो सिमिलरली अगर हम किसी आइगन वैल्यू को अचीव करने के लिए मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद जो हमको एवरेज वैल्यू निकालनी हो, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बार इज नथिंग बट योर एवरेज आइगन वैल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस। देखिए छोटा सा सर्कल दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर द स्पेस साई स्टार ए कैरेट साई डी टॉ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार साई डी टॉ। अभी ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से आपको मिलेगी इसकी एवरेज वैल्यू। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, साई स्टार साई तो कॉमन रहेगा, सिर्फ जो ए कैरेट है ऊपर की तरफ साई के ऊपर ऑपरेट करना है, बाकी सिर्फ उसका इंटीग्रेशन लेना है। अभी हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है। जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इज पॉसिबल इन सिंपल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ओनली। देखिए जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है जो हम लोग बीएससी फाइनल में या फिर सेम वन में पढ़ चुके हैं, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में ही मिलता है। Even in one electron atom, the solution is obtained after laying the mathematical manipulations। इसका मतलब अगर हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हमको लेंथ दे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। द डिफिकल्टी बीइंग caused mainly by the presence of a single potential energy term like माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अभी डिफिकल्टी क्यों आती है, क्योंकि हम लोग सिंगल पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी यूज करते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, फिर भी हमको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जाती है। इफ एन एटम और मॉलिक्यूल हैज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखिए अगर सेकंड केस कंसिडर करें, अगर आपके एटम या फिर मॉलिक्यूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, द सॉल्यूशन बिकम्स रादर इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म। अभी सॉल्यूशन क्यों इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टर्म आ जाएंगे।
In such cases, one has to be contented with approximate value of energies and wave function. ऐसे केस में हमको approximate value लेनी पड़ती है जो लगभग लगभग एवरेज होगी एनर्जीज के लिए भी और वेव फंक्शन के लिए भी. There are several methods of finding approximate solutions. बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. और मोस्ट पॉपुलर जो है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन और मेथड ऑफ परटर्बेशन. तो हम लोग जो सबसे पहली मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन वही चेक करेंगे क्या होती है. देखिए मेथड ऑफ वेरिएशन. इन दिस मेथड अ सुटेबल ट्रायल फंक्शन इज चूजन. इसमें हम लोग एक सुटेबल ट्रायल फंक्शन चूज करते हैं एंड इज अज्यूम टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. देखिए सिंपल सी मेथड है, हमको एक ट्रायल फंक्शन चूज करना है और हमको ऐसा सपोज करना है कि वही हमारा सॉल्यूशन है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन क्वेश्चन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. अभी ये जो फंक्शन है ट्रायल फंक्शन, इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एनर्जी की उसको कैलकुलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट यूज करके, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा. अभी जो वेरिएशन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है देखते हैं. देखिए द वेरिएशन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेथड्स व्हिच एम टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन. देखिए एक बेसिस फाइंड करता है, एक बेसिस फॉर्म करता है जो जिन जिन मेथड से हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन का, तो उसके लिए बेसिस फॉर्म करने का काम ये वेरिएशन प्रिंसिपल करता है. वे क्या बोलता है देखिए. द वेरिएशन प्रिंसिपल सेज दैट इफ यू हैव नंबर ऑफ ट्रायल फंक्शंस, अगर समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारे ट्रायल फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल psi1 psi2 psi3 एंड सो ऑन, विच आर नॉट नेसेसरीली आइगन फंक्शन. देखिए जरूरी भी नहीं है कि ये सारे के सारे आइगन फंक्शंस हो ऑफ द स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. And if you calculate the corresponding expectation value of energy, अगर हम corresponding expectation value find करते हैं एनर्जी की जो रहेगी E1 E2 E3 for respective psi1 psi2 psi3, then each of these values will be greater than the true value of the energy in the ground state. देखिए सिंपल सी बात है उसकी. उसने क्या बोला है, जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे E1 E2 E3 तो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी. ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा जो सिस्टम की एक्चुअल वैल्यू है ग्राउंड स्टेट वाली उससे ज्यादा रहेगी या बराबर रहेगी. सिंपल सा फॉर्मूला है. इसने क्या बोला है, जो हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे E1 E2 E3 यानी एनर्जीज की, ये वैल्यू एक तो इक्वल टू रहेगी या फिर ग्रेटर देन रहेगी ट्रू वैल्यू ऑफ द एनर्जी, यानी जो रियल में एग्जिस्ट करेगी वो वैल्यू इससे कम एग्जिस्ट करेगी. स्टेटमेंट बोलता है एनर्जी ऑफ ट्रायल फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल देन दैट ऑफ करेक्ट एनर्जी. करेक्ट एनर्जी मतलब ट्रू एनर्जी से आपकी जो एनर्जी है ट्रायल फंक्शन की ये हमेशा ज्यादा रहेगी या फिर बराबर रहेगी. सेकंड फॉर्म में ऐसा बोला गया है energy of a trial function is greater or equal than that of correct energy, that is true value of the energy in the ground state. इसका मतलब जो ET है is greater than equal to E0. E0 मतलब ग्राउंड स्टेट की एक्चुअल एनर्जी, ET मतलब ट्रायल फंक्शन की एनर्जी. प्रूफ देखिए कैसे किया है. सपोज करते हैं कि psi1 psi0 psi1 psi2, अभी देखिए यहाँ से psi1 से स्टार्ट नहीं किया है, psi0 psi1 psi2 ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस ऑर्थोगोनल भी है. नॉर्मलाइज्ड का मतलब ये होता है कि अगर इनको हम लोग स्क्वायर करके इंटीग्रेशन लेते हैं तो आंसर आएगा 1. मतलब psi1 का स्क्वायर किया, इंटीग्रेशन लिया, आंसर आएगा 1. और सेम के लिए रहेगा. और ऑर्थोगोनल का मतलब अगर दो अलग अलग वेव फंक्शन लेते हो उनका मल्टीप्लीकेशन करके अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो आंसर आएगा 0. तो ऐसी केस में हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन. नॉर्मलाइज्ड का मतलब सेम वेव फंक्शन का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर 1 आएगा. डिफरेंट वेव फंक्शन लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा 0. तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन. ऑफ द हैमिल्टनियन H कैरेट विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ऑफ द एनर्जी E0 E1 E2. देखिए अभी इनकी जो वैल्यू है एनर्जी की वो आएगी E0 E1 E2. इसका मतलब अगर इनके ऊपर H कैरेट से ऑपरेट करते हैं तो H कैरेट psi i इज इक्वल टू E I psi i. अभी जो I है, I मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है. इट विल बी वेरिएबल. द ट्रायल वेव फंक्शन phi कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस सच एज. देखिए अभी हम लोग साई तो कंसिडर कर चुके हैं, साई इज नथिंग बट द वेव फंक्शन. लेकिन अगर हमको ट्रायल वेव फंक्शन बनाना है तो हम लोग बनाएंगे फाई. फाई रहेगा इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहेगा कि फाई आई इज इक्वल टू समेशन लेंगे, समेशन मतलब एडिशन लेना है, सी आई फाई आई. अभी आई
जो लिखा है इसके जगह पे 1 2 3 4 इन्हीं नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2 प्लस अप टू चलता रहेगा। वेयर C1 एंड C2 आर कोएफिशिएंट यूज्ड टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। देखिए C1 C2 का काम एक ही है, वो जो वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करने का काम करेंगे। सिंस फाई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अभी हमको पता है कि फाई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब इंटीग्रेशन लेंगे, फाई को फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। नाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस ट्रायल फंक्शन कैन बी रिटन एज, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, ई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी एवरेज वैल्यू लेंगे सीधे सीधे, फाइव स्टार एच कैरेट फाइव डी डॉट डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन फाइव स्टार फाइव डी डॉट। लेकिन फाइव स्टार फाइव रियल नंबर होने की वजह से फाइव स्टार फाइव सेम हो जाएंगे। इसका मतलब हम फाइव स्टार की जगह पे फाइव लिख सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा फाइव का स्क्वायर डी डॉट। अभी सपोज फाइव इज इक्वल टू है C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2, तो ई की वैल्यू जो है फाइव जहां पर दिख रहा है हमको इस इक्वेशन में, हर जगह पे हम लोग C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2 पुट कर देंगे, तो हमको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन ऐसे मिलेगा। ये जो फाइव है दिख रहा है यहाँ पर, फाइव की जगह पे C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2, ये एच कैरेट एज इट इज, फिर से C1 Psi 1 C2 Psi 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर था तो ये C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2 का स्क्वायर ले लिए। अब इसके आगे की स्टेप कैसे आएगी देखिए, एच कैरेट से पहले हम इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एच कैरेट C1 Psi 1 हो जाएगा प्लस एच कैरेट C2 Psi 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो पहली टर्म है C1 Psi 1, इससे हम लोग इसके पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा, और ये प्लस का साइन के बाद फिर से ये पहली टर्म C1 Psi 1 मल्टीप्लाइड बाय एच कैरेट C2 Psi 2 आएगा, और उसके बाद ये सेकंड टर्म शुरू हो जाएगा, प्लस C2 Psi 2 मल्टीप्लाइड बाय पहले टर्म प्लस C2 Psi 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म। इसका मतलब नीचे के स्टेप में चार चार टर्म आ जाएंगे, सबको इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट दे देंगे। देखिए उसी तरीके से आया है, सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद ये नीचे जो टर्म है C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2, इसका स्क्वायर लिया गया है, तो इसके स्क्वायर के लिए हमको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ C1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C1 स्क्वायर Psi 1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 Psi 1 Psi 2 प्लस C2 स्क्वायर Psi 2 स्क्वायर डी टॉप। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अभी हमको करना कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है सी वाले, वो सी वाले टर्म आपके बाहर निकल जाएंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है सिर्फ वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा और ये एच कैरेट उसके अंदर रहेगा। इसका मतलब सारे के सारे टर्म जो है, देखिए C1 दो बार बाहर निकल गया, C1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए ये C1 C2 बाहर निकल गया, उसके बाद ये C2 C1 बाहर निकल गया, और ये C2 C2 का स्क्वायर बाहर निकल गया। नीचे के साइड में देखते हैं, C1 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 2C1 C2 बाहर निकल जाएगा, और C2 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टर्म है, इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, फॉर टू आइगन वैल्यू इक्वेशंस आर रिटन एज, देखिए ये एच कैरेट Psi 1 की वैल्यू होती है E1 Psi 1, ये एच कैरेट Psi 2 की वैल्यू होती है E2 Psi 2। तो जहां पर भी आपको एच कैरेट दिख रहा है, एच कैरेट की जगह पे हम लोग सिंपल उसके बाजू वाला टर्म देखेंगे, 1 होगा तो E1 पुट करेंगे, 2 होगा तो E2 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर एच कैरेट Psi 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे E1 Psi 1, यहाँ पर एच कैरेट Psi 2 लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे E2 Psi 2। सिमिलरली यहाँ पर एच कैरेट Psi 1 है, E1 Psi 1 हो जाएगा, यहाँ पे एच कैरेट Psi 2 है तो E2 Psi 2 हो जाएगा, लेकिन E इज कांस्टेंट तो E निकल जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, इसीलिए यहाँ पर E1 बाहर, E2 बाहर है, E1 बाहर है, E2 बाहर है। उसके बाद जो ब्रैकेट में इंटीग्रेशन के अंदर टर्म बचेंगे वो सारे टर्म वैसे ही बचेंगे, लेकिन इसके बाद हम ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मेलिटी का एप्लीकेशन करेंगे। देखिए ऑर्थोगोनल बताता है कि Psi 1 Psi 2 अगर लिए साथ में तो आंसर 0 आता है, और नॉर्मेलिटी बताती है कि अगर Psi 1 का स्क्वायर है तो आंसर 1 आएगा, Psi 2 का स्क्वायर है तो आंसर 1 आएगा। वो टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर Psi 1 का स्क्वायर है, आंसर 1 आएगा। इस सेकंड में देखिए Psi 1 Psi 2 है, 0 हो गया, ये Psi 2 Psi 1 है, 0 हो गया, ये Psi 2 है, 1 हो गया। नीचे देखेंगे ये Psi 1 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये Psi 1 Psi 2 है, 0 हो जाएगा, ये Psi 2 स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको, ई बार इज इक्वल टू C1 स्क्वायर E1 प्लस C2 स्क्वायर E2 डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कैसे आया, इंटीग्रेशन के सारे टर्म एक तो 1 हो जाएंगे या फिर 0 हो जाएंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो हम लोग एक वैल्यू पुट करेंगे, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी ये कैसे आया देखते, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फाइव स्क्वायर डी इज इक्वल टू 1 था, लेकिन फाइव की वैल्यू जो थी वो फाइव की वैल्यू थी हमारे पास C1 Psi 1 प्लस C2 Psi 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अभी ये स्क्वायर जो है
दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 2ab मतलब 2 साई 1 साई 2 दैट विल बी 0। तो ये दो टर्म सेपरेट हो गए, c1 स्क्वायर साई 1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो साई 1 साई 2 वाली टर्म थी वो 0 होगी। इसके बाद हमको पता है कि ये जो c1 स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, c2 स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ साई 1 स्क्वायर डी टर्म, यहाँ पे बचेगा साई 2 स्क्वायर डी टर्म, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो गई। अब ये जो 1 है नीचे पुट हो जाएगा, तो आंसर जो मिलेगा ये मिलेगा e इज इक्वल टू c1 स्क्वायर e1 प्लस c2 स्क्वायर e2। अभी सब्ट्रैक्टिंग e0 फ्रॉम बोथ द साइड। अभी e0 क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि e बार जो है ये हमने कैलकुलेट की हुई वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमको इसमें इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि हमको थ्योरम प्रूव करना है, तो इसलिए दोनों साइड से हम लोग e0 माइनस कर देंगे। अभी e0 माइनस होने के बाद यहाँ पर तो कुछ सिग्निफिकेंस बच नहीं रहा, तो हम थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे। तरीका चेंज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये जो माइनस दिख रहा है ये माइनस की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे, और यहाँ पर जो दिखा था c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस 1 की जगह पे हम c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पुट कर देंगे। देखिए c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, ये 1 की जगह पे पुट किया। अभी ये जो वैल्यू है सेपरेट हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा c1 स्क्वायर e1 प्लस c2 स्क्वायर e2 माइनस c1 स्क्वायर e0 माइनस c2 स्क्वायर e0। अभी e माइनस e0 जो है दैट इज इक्वल टू, अभी c1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा दो जगह से, यहाँ पे बचेगा e1 माइनस e0, यहाँ पे आएगा c2 स्क्वायर e2 माइनस e0। अभी यहाँ पे हमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, जो एनर्जी है वो एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब E1 भी पॉजिटिव हो गया, E2 भी पॉजिटिव हो गया, और C1 C2 जो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये जो चार क्वांटिटीज है पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब इस इक्वेशन की जो RHS है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब E माइनस E0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हमारा थ्योरम था जिसको हमको प्रूव करना था। E माइनस E0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब E इज ग्रेटर देन E0। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन प्रिंसिपल। इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।